एपिसोड 221 टू 230। अध्याय 221। अध्याय 216। एमिली पाकर स्मार्टफोन स्क्रीन पर गौर से देख रही थी। उसकी उंगलियां लगातार स्वाइप कर रही थीं। जैसा कि अपेक्षित था, दूसरे पक्ष ने अपना नाम छिपा लिया। उसके स्वर में निराशा थी। उसे उम्मीद थी कि फ़ोन में कुछ सुराग मिल जाएगा, लेकिन सारे संचार रिकॉर्ड और सोशल मीडिया ऐप्स खंगालने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। एमिली ने हल्के से अपनी भौहें सिकुड़ी और अपने मन में घटनाओं के क्रम को बारीकी से समझने लगी। आज मैं प्रसव पूर्व जांच के लिए ईस्टर्न हॉस्पिटल आ रही थी। ये बात केवल कार्टर परिवार को ही पता थी। श्रीमती कार्टर ने उसे बेटी की तरह बेहद प्यार से पाला और मारिया कार्टर का भी हाल ही में उसके साथ अच्छा रिश्ता रहा है। वह इन दोनों पर दिल से भरोसा करती थी। अतः एकमात्र संदिग्ध इवान पामा ही बचा, लेकिन वह कार्लोस का पिता है। वह अपने ही बेटे के खिलाफ साजिश क्यों रचेगा? ये प्रश्न एक भारी बादल की तरह एमिली के दिल पर छा गया। ये सोचते हुए इवान पामा और ग्रेस विलो से अचानक हुई मुलाकात का दृश्य उसके दिमाग में फिर से उभर आया। इस छवि ने एमिली को हमेशा बेचैन कर दिया था और इस समय इवान पामा और विलो परिवार के बीच संबंध का उसका संदेह और मजबूत हो गया। पिछले कुछ दिनों में एमिली ने सबूत ढूंढने के लिए काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन इन दिनों की रिकॉर्डिंग में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जिससे वह काफ़ी निराश हो गई। अस्पताल का गलियारा लोगों से भरा हुआ था। कदमों की आवाज़ें और बातचीत लगातार जारी थी। कार्लोस काफ़ी देर से बाहरी प्रतीक्षालय में इंतजार कर रहा था। प्रसव पूर्व जांच कक्ष का दरवाज़ा खुला और एमिली बाहर आए। कार्लोस तुरंत आगे बढ़कर उससे मिलने गया। जांच में कोई समस्या नहीं पाई गई, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। एमिली का चेहरा शांत था, उसकी आवाज़ में कोई भावना नहीं थी। वह बस कार्लोस को जांच के परिणामों के बारे में बता रही थी। मैं आपके लिए कुछ अंगरक्षक नियुक्त करने की योजना बना रहा हूं, कार्लोस ने सक्रियता से प्रस्ताव रखा। हालांकि एमिली ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। मुझे अंगरक्षकों की जरूरत नहीं है। जब हमने अपनी शादी के लिए पंजीकरण कराया तो हम एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करने पर सहमत हुए। एमिली ने आगे कहा, आप इन दिनों काफ़ी व्यस्त होंगे, इसलिए आपको मेरे साथ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी आवाज़ ठंडी और दूर की थी, जिससे बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये संक्षिप्त स्वीकृति एक अदृश्य अवरोध की तरह थी, जिसने उनके बीच दरार पैदा कर दी। कार्लोस ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी। उसके चेहरे पर एक अदृश्य निराशा की झलक दिखाई दी। वह एमिली को बहुत अच्छी तरह जानता था। उसकी इस समय की बेरुखी का मतलब था कि वह अभी भी रेनी वाइट को लेकर परेशान थी। रैनी के बारे में मैं समझा सकता हूँ। वह उत्सुकता से बोलने लगा, समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही शब्द उसके होठों तक पहुंचे, वह हिचकिचाने लगा। उसने धीरे से अपना सिर हिलाकर कार्लोस के अधूरे शब्दों को बीच में ही रोक दिया। कोई ज़रूरत नहीं, मैं ये सुनना नहीं चाहती। वह पलटी, अब कार्लोस की ओर नहीं देख रही थी और दृढ़तापूर्वक अस्पताल के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ी। कार्लोस को पीछे छोड़ दिया। कार्लोस ने एमिली को बेबसी और हताशा से भरे हुए दृढ़ पीठ के बल जाते हुए देखा। उसने झुंझलाहट में अपना हाथ उठाकर अपना सिर खुजलाया और मन ही मन विलाप किया कि औरतें सचमुच दुनिया की सबसे बेसमझ प्राणी हैं। अभी कुछ क्षण पहले एमिली की उदासीन प्रोफाइल को देखकर वह स्वयं को बोलने में असमर्थ पाया तथा उसे एहसास हुआ कि उसके द्वारा तैयार किए गए सभी स्पष्टीकरण अब कमजोर और शक्तिहीन लग रहे थे। वह आगे बढ़कर बात करने ही वाला था कि अचानक उसकी जेब में फ़ोन की घंटी बजी। कॉलर आईडी से पता चला कि वह ओलिवर रॉस था। कार्लोस रुका, गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश की और उत्तर बटन दबाया। बॉस, मुझे जानकारी मिल गई है। डॉक्टर स्टर्लिंग 2 दिन में कैपिटल मेडिकल कॉलेज में भर्ती करेंगे। कार्लोस क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। एमिली के कारण पैदा हुए अस्त व्यस्त विचार तुरंत ध्यान में आ गए। क्या आपको यकीन है कि ये 2 दिन में होगा? क्या जानकारी विश्वसनीय है? कार्लोस की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, उसकी आवाज़ अनजाने में गंभीर हो गई। बिल्कुल बॉस, कैपिटल मेडिकल कॉलेज के एक अंदरूनी सूत्र से यह जानकारी पाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। ओलिवर ने तुरंत जवाब दिया, उसका स्वर आश्वासन से भरा था। कार्लोस ने एक पल सोचा, मन ही मन तेजी से हिसाब लगाता रहा। यह एक बेहतरीन मौका था अगर वह इस मौके का इस्तेमाल डॉक्टर स्टर्लिंग से संपर्क बनाने में कर सके। अध्याय 222। अध्याय 217। इसी समय सोफी पाकर तेज कदमों से लव एंड काइंडनेस अस्पताल पहुंची। उसने चारों ओर पूछताछ की और अंततः इस्तीफा प्रक्रिया खिड़की पर एडम विलो का आंकड़ा देखा। इस समय एडम विलो के चेहरे पर अभी भी थकान के निशान दिखाई दे रहे थे। भाई एडम, क्या आपने सचमुच इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है? सोफी पाकर की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं और चिंता के कारण उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एडम विलो बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक इस्तीफा देने का फैसला कर लेगा। एडम विलो ने अपना सिर उठाया, सोफी पाकर की ओर देखा और धीरे से आह भरते हुए कहा, हाँ, चूंकि मैं डॉक्टर स्टर्लिंग से मार्गदर्शन पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं और ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। दरअसल मुझे अस्पताल के अंदरूनी झगड़ों के साथ तालमेल बिठाना हमेशा मुश्किल लगता रहा है। हाल ही में लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल में एडम विलो के दिन कुछ भी सहज नहीं रहे हैं। उन्होंने फादर पाकर की सर्जरी के लिए अपना पूरा प्रयास किया था, लेकिन अंततः वे सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने में असफल रहे। किसने सोचा होगा कि इस सर्जरी के कारण अस्पताल स्टर्लिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ सहयोग परियोजना खो देगा। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही पूरे अस्पताल को पता चल गया कि एडम विलो उस ऑपरेशन के मुख्य सर्जन थे। कुछ समय के लिए पूरे अस्पताल में तरह तरह की अफवाहें फैल गईं। सभी ने सहयोग परियोजना की हानि के लिए एडम विलो की शल्य चिकित्सा त्रुटि को दोषी ठहराया। हाल ही में एडम विलो चाहे किसी भी विभाग में गए हों, उन्हें कठोर चर्चाएं सुनने को मिलती थीं। कुछ लोगों ने उनकी पीठ पीछे उन पर उंगलियां उठाईं, जबकि अन्य ने उनके सामने खुलेआम उनका मजाक उड़ाया। एडम विलो के लिए, जिन्हें हमेशा से ही एक पसंदीदा बच्चे के रूप में देखा जाता था तथा जो अपने करियर में सहज थे, ये निराधार आरोप और गलतफहमियां निस्संदेह एक गंभीर यातना थीं। सोफी पाकर ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गुस्से से बोली,
भाई एडम, यह आपकी गलती नहीं है। क्या आप जानते हैं कि स्टर्लिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उस टूटे फूटे अस्पताल ईस्टर्न हॉस्पिटल को क्यों चुना? एडम विलो थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और रहस्यमय भूत डॉक्टर उसके दिमाग में प्रकट हुआ। अनजाने में उसकी वाणी में हार की भावना प्रकट हुई। क्या ये भूत डॉक्टर की वजह से नहीं है? उसने घोस्ट डॉक्टर के असाधारण चिकित्सा कौशल के बारे में सुना था और उसकी तुलना में वह हमेशा कमतर रह जाता था, जिससे एडम विलो अनिवार्य रूप से निराश हो जाता था। ये बिल्कुल भी कारण नहीं है। वजह है एमिली पाकर। अंदाजा लगाओ कि मैंने पहले लव एंड काइंडनेस हॉस्पिटल में किसे देखा था। सोफी पाकर को डर था कि एडम विलो उस पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने अपना फोन निकाला और उन महत्वपूर्ण तस्वीरों को एडम विलो के सामने रख दिया। श्री विलियम। एडम विलो की आंखें तुरंत अविश्वास से भर गईं और उनकी आवाज़ अनायास ही कुछ सब तक ऊपर उठ गई। फोटो में श्री विलियम के चेहरे पर एक असामान्य कोमलता दिखाई दे रही थी। जब वे एमिली पाकर के साथ अस्पताल के गलियारे के अंत में खड़े थे, दोनों बहुत करीब खड़े थे और स्पष्ट भावों के साथ बात कर रहे थे। एमिली पाकर ने मिस्टर विलियम को बहकाया। सोफी पाकर ने खुलेआम उपहास करते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। उनका स्वर उपहास से भरा हुआ था और उनके होठों पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। मेरा मानना है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह तुम्हें पकड़ नहीं सकी, इसलिए वह हमेशा पीछे से तुम्हारे काम में बाधा डालती रहती है। एमिली पाकर कैसे हो सकती है? वह कैसे ऐसी बन गई? एडम विलो का चेहरा निराशा से भरा हुआ था, उसकी पलकें झुकी हुई थीं। इसलिए सहयोग परियोजना के लिए अभी भी आशा है। सोफी पाकर की आवाज़ ने सन्नाटा तोड़ा। वह एडम विलो के पास झुकी, अपना मुंह ढक लिया, मानो डर रही हो कि कोई सुन न ले, और उसके कान में कुछ फुसफुसाए। जब वह बोल रही थी तो उसकी आंखें उत्सुकता से भरी हुई थीं, उसके मुंह पर मुस्कुराहट फैल गई थी और वह कभी कभी अपने हाथों से इशारा भी कर रही थी। एडम विलो की पहले की धुंधली आंखों में धीरे धीरे चमक लौट आई। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे उसकी निगाहों में अतीत की शांति लौट आई। एडम विलो ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी, उनकी आंखें संघर्ष और चिंता से भरी थीं। वे सोफी पाकर की ओर देख रहे थे। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या एमिली पाकर को चिकित्सा क्षेत्र में जगह नहीं मिल पाएगी? हालांकि उसकी हरकतें वाकई गलत थीं, लेकिन इस क्षेत्र में उसकी कुछ प्रतिष्ठा है। एक बार मामला उजागर हो गया तो उसे उबरना मुश्किल हो जाएगा। जो कुछ हुआ था उसके बारे में सोचते हुए एडम विलो के मन में तरह तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। एमिली पाकर की हरकतों से उसे जो भी परेशानियां आई, उसके बावजूद वह उसे सचमुच एक निराशाजनक स्थिति में धकेलने से हिचकिचा रहा था। अध्याय 223। अध्याय 218। छोटी सोफी, बात करना बंद करो। एडम विलो ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली। उनकी आंखें असहायता से भरी थीं जब उन्होंने सोफी पाकर को बीच में ही टोका। दरअसल एडम को किसी से भी बेहतर पता था कि एमिली पाकर के ग्रेड उस समय बहुत अच्छे थे। यदि कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान वह अप्रत्याशित घटना न घटी होती तो अपनी योग्यताओं के बल पर एमिली को भी उसकी तरह एक शीर्ष चिकित्सा विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाता। वह अपनी चिकित्सा की पढ़ाई में आगे बढ़ती और अंततः एक उत्कृष्ट डॉक्टर बन जाती। जब प्रवेश परीक्षा के नतीजे आए तो एडम ने एमिली को अगले साल फिर से परीक्षा देने की सलाह दी, लेकिन एमिली ने मना कर दिया। उस समय एडम को लगा कि एमिली में महत्वाकांक्षा की कमी है। एमिली ने उन दोनों पर केवल एक ठंडी नज़र डाली, मानो दो अप्रासंगिक एजेंडियों को देख रही हो, और फिर स्वाभाविक रूप से सीनियर सिस्टर लॉन के साथ जाने की योजना बनाई, क्योंकि वह उनसे आगे बात नहीं करना चाहती थी। रुको, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपना समय बर्बाद मत करो। ये देखकर सोफी ने तुरंत कुछ कदम तेज किए, हाथ बढ़ाया और हिम्मत से उनका रास्ता रोक लिया। उसके चेहरे पर थोड़ा गर्व और अहंकार झलक रहा था। मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे, मानो किसी महत्वपूर्ण घटना की घोषणा कर रही हो। भाई एडम पहले से ही डॉक्टर स्टर्लिंग के पूर्व चयनित छात्र हैं। ये साक्षात्कार महज एक औपचारिकता है। बोलते समय उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी आंखें एमिली और सीनियर सिस्टर लॉन के प्रति तिरस्कार से भरी थीं, जो उनके द्वारा स्वयं को अधिक आंकने का उपहास कर रही थीं। ओह, ये सुनकर एमिली वहीं रुक गई। एडम को दिलचस्पी से देखने लगी। उसकी आंखों में एक हल्का सा मनोरंजन झलक रहा था। क्या वह सच है? उसकी आवाज़ में जिज्ञासा का भाव था। उसके बगल में खड़े एडम के विद्वान चेहरे पर अचानक शर्मिंदगी के भाव उभर आए। उसने सहज ही अपना हाथ नाक पर चश्मा ठीक करने के लिए उठाया। उसने मुंह खोला, इनकार करने की नीयत से, लेकिन एमिली और मिस्टर विलियम की एक तस्वीर अचानक उसके मन में उभर आई, मानो कोई कांटा उसके दिल में चुभ गया हो। उसकी आंखें गहरी हो गईं। एक क्षण की चुप्पी के बाद अंततः उसने इससे इनकार नहीं किया। एडम ने एमिली की ओर देखने के लिए अपनी नज़र उठाई। उसकी आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति भरी हुई थी। एमिली, तुम्हें वापस जाना चाहिए, उन्होंने सलाह दी। उनकी आवाज़ कुछ भारी थी। बाद में जब एमिली की पोल खुलेगी तो उसे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, इस बारे में सोचते हुए उसके दिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे मरोड़ दिया हो, जिससे उसे तीव्र पीड़ा हो रही हो। वह जानता था कि एमिली दृढ़ इच्छाशक्ति वाली है। यदि बात सचमुच ऐसी हो गई तो वह इसे कैसे सहन करेगी। इसलिए इस समय वह केवल यही चाहता था कि एमिली इस तूफान से बच जाए और उसे कोई चोट न लगे। बहन झांक, चलो चलें। एमिली ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने उनकी बात सुनी ही न हो और वह चली गई। एडम ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया और वह तथा सोफी भी परीक्षा हॉल में चले गए। डॉक्टर स्टर्लिंग के इस साक्षात्कार ने देश भर से सैकड़ों अग्रणी चिकित्सा प्रतिभाओं को आकर्षित किया था तथा कई मीडिया संस्थान भी उपस्थित थे। देखो, यह अकेडमिशियन काटा है और स्वास्थ्य विभाग के लोग। मीडिया को मुख्य पात्र डॉक्टर स्टर्लिंग के आने का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी डॉक्टर स्टर्लिंग का कोई पता नहीं चला। जब एडम वहां पहुंचा तो उसने चांसलर कार्टर को भी देखा। एडम, तुम्हें आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। चांसलर कार्टर ने एडम को देखते ही उसके कंधे पर थपथपाया। शुक्रिया, डॉक्टर रीड। वैसे क्या आपने डॉक्टर स्टर्लिंग को देखा है? एडम ने चारों ओर देखा। उसे ऑफिस में होना चाहिए, मैं जाकर देखता हूँ, डॉक्टर रीड ने कहा और एडम को ऑफिस की ओर ले गए।
इस समय कार्यालय से आवाजें आती सुनाई दे रही थीं। अध्याय 224, अध्याय 219 बधाई। तुम यहाँ क्यों हो? जैसे ही एडम विलो ने कार्यालय में कदम रखा और कार्लोस को सोफे पर आराम से चाय पीते देखा तो उसका आमतौर पर सौम्य चेहरा तुरंत ठंडा हो गया, उसकी आंखें सावधानी से भर गईं। कार्लोस ने एडम की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। मैं यहाँ डॉक्टर स्टेलिंग से मिलने आया हूँ। वह आज जल्दी आ गया था। कैपिटल मेडिकल कॉलेज के प्रमुख निवेशकों में से एक होने के नाते परिसर में प्रवेश करते ही कर्मचारियों ने उन्हें सम्मानपूर्वक इस कार्यालय तक पहुंचाया। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी डॉक्टर कहीं नजर नहीं आए, जिससे कार्लोस थोड़ा अधीर हो गया। और एक इंटरव्यू देने वाले के तौर पर क्या आपको अपने इंटरव्यू का इंतजार नहीं करना चाहिए? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कार्लोस ने कहा। वह खड़ा हुआ और शांतिपूर्वक एडम के सामने चला गया। उसका लंबा और सीधा शरीर आदम से आधा सिर लंबा था और इस समय वह उसे दमन की भारी भावना के साथ देख रहा था। एडम पीछे नहीं हटा, वह सीधा खड़ा रहा और कार्लोस की आंखों में सीधे देखता रहा। दोनों चुपचाप एक दूसरे का सामना करते हुए खड़े थे। दोनों में से कोई भी एक शब्द भी नहीं बोल रहा था, लेकिन माहौल तनाव से भरा हुआ था, मानो पूरा ऑफिस अचानक बर्फ के नीचे चला गया हो। उनके दिलों की तेज धड़कनें लगभग सुनाई दे रही थीं। डॉक्टर रीड खड़े होकर इस तनावपूर्ण दृश्य को देख रहे थे और घुटन भरे सन्नाटे को तोड़ने के लिए उन्होंने हल्की खांसी की। यह अजीब है, इतनी देर हो चुकी है। डॉक्टर स्टेलिंग कहाँ हैं? यह बाहर है, यह बाहर है। जब कार्यालय में तनाव चरम पर पहुंचने ही वाला था, तभी एक शिक्षक तेजी से अंदर आया। क्या डॉक्टर स्टेलिंग यहाँ हैं? एडम और कार्लोस एक ही समय में मुड़े और दोनों ने एक साथ पूछा। एडम की आंखों में तत्परता का भाव था। साक्षात्कार के परिणाम आ गए हैं। शांत होने के बाद शिक्षक ने थोड़ी सांस फूलते हुए कहा। इस वाक्य ने डॉक्टर स्टेलिंग के विषय को लेकर व्याप्त तनाव को तुरंत समाप्त कर दिया तथा कार्यालय का माहौल बदल दिया। एडम का दिल बैठ गया, उसके हाथ अनजाने में मुट्ठियों में भींच गए और उसका पूरा दिमाग आने वाले साक्षात्कार के परिणामों पर केंद्रित हो गया। कार्लोस ने भी अपनी नज़र शिक्षक की ओर घुमाई। अगर वह डॉक्टर स्टेलिंग को नहीं देख पा रहा है तो शायद उसे अपने छात्रों से शुरुआत करनी चाहिए। साक्षात्कार प्रक्रिया का मुख्य प्रभारी शिक्षक ही था। एडम ये सुनकर हैरान रह गया कि नतीजे आ गए हैं। आखिरकार तय इंटरव्यू में अभी कुछ समय बाकी था और इंटरव्यू अभी आधिकारिक तौर पर शुरू भी नहीं हुआ था, फिर भी नतीजे आ गए। ये बेतुका था। उसका मन अस्तव्यस्त था, तरह तरह की अटकलों से भरा हुआ था और उसका हृदय ऐसा महसूस कर रहा था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे कसकर पकड़ रखा हो। लेकिन जल्द ही उसे सोफी पाकर द्वारा पहले दिखाए गए रहस्यमय आत्मविश्वास की याद आ गई, जिसमें उसने उसे आश्वस्त किया था कि इस साक्षात्कार के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर ने पहले ही उसे एक छात्र के रूप में लेने का फैसला कर लिया है। ये पता चला कि सोफी सही थी। एडम के कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, उसकी आंखें राहत से भर गईं। इस समय बाहर का गलियारा पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। एमिली पाकर और सीनियर सिस्टर लॉन्ग उनमें से थीं। साक्षात्कार के परिणाम आ गए हैं। अपनी बारी का इंतजार कर रहे शांत उम्मीदवार तुरंत भड़क उठे। वह कैसे संभव है? साक्षात्कार तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, किसी ने चिल्लाकर कहा और हवा में संदेह और आश्चर्य छा गया। एमिली, अभी तो इंटरव्यू शुरू भी नहीं हुआ, अभी से नतीजे कैसे आ गए? हो सकता है। सीनियर सिस्टर लॉन्ग ने एमिली का हाथ पकड़ लिया, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। एमिली उसकी ठंडी और थोड़ी कांपती हथेली को साफ महसूस कर सकती थी। सीनियर सिस्टर लॉन्ग ने कई अकादमिक संघर्षों का अनुभव किया था और अकादमिक जगत में चल रहे संदिग्ध सौदों और अंधेरे अंतर्धाराओं से अच्छी तरह वाकिफ थीं। इस साक्षात्कार में आने से पहले वह हमेशा डॉक्टर स्टेलिंग का सम्मान करती थी। उनका मानना था कि यह अकादमिक दिग्गज एक ताज़ा बदलाव था जो भ्रष्टाचार से अछूता था। लेकिन अचानक आए साक्षात्कार परिणाम ने उसका भ्रम तोड़ दिया। उसने हल्की सी आह भरी, उसकी आंखें निराशा और लाचारी से भरी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया में शुद्ध शैक्षणिक माहौल की कमी पर विलाप कर रही हो। आसपास के उम्मीदवार धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। ये बहुत अनुचित है, हम इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, क्या ये सब व्यर्थ था? हो सकता है किसी की पृष्ठभूमि मजबूत हो। संदेह और असंतोष के विभिन्न शब्द हवा में फैल गए, जिससे माहौल और भी असहज हो गया। वरिष्ठ बहन, अभी तक परिणाम घोषित नहीं हुए हैं, शायद आप ही भाग्यशाली हैं। एमिली मुस्कुराई और वरिष्ठ बहन लॉन का हाथ थपथपाकर उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की। उसकी मुस्कान उज्ज्वल और गर्मजोशी से भरी थी, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प और आशावाद से चमक रही थीं, मानो आसपास के अंधेरे को दूर कर रही हों। लेकिन वे केवल एक को ही स्वीकार कर रहे हैं। सीनियर सिस्टर लॉन ने अपने होंठ काटे, उनकी भौहें अभी भी सिकुड़ी हुई थीं, उनके चेहरे की चिंता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। कुछ लोग सचमुच अपने आप को बहुत अधिक आंकते हैं। जैसे ही सीनियर सिस्टर लॉन चिंतित महसूस कर रही थी, एक ठंडी अचानक आवाज सुनाई दी। सभी ने उस आवाज की ओर देखा। सोफी पाकर घमंडी कदमों से, व्यंग्य से भरे चेहरे के साथ चली आ रही थी। वह एडम और डॉक्टर रीड के साथ कार्यालय जाना चाहती थी, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी थी कि उसे बाहर ही इंतजार करना पड़ता था। अप्रत्याशित रूप से साक्षात्कार के परिणाम जल्दी ही आ गए और ठीक उसके सपनों की तरह एडम निस्संदेह डॉक्टर स्टेलिंग का छात्र बन गया था। अपने सपनों में भी डॉक्टर स्टेलिंग ने साक्षात्कार प्रक्रिया का पालन नहीं किया था, बल्कि सीधे एडम को स्वीकार कर लिया था। इस समय सोफी ने अपनी ठोड़ी उठाई, उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं, उसकी निगाहें सीनियर सिस्टर लॉन्ग और एमिली पर घूम रही थीं, मानो वह दो असफल लोगों का मूल्यांकन कर रही हो। उसने अपने होठों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान ला दी और जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची कर ली। कुछ लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सब बेकार है। दूसरों को जो चाहिए वो आसानी से मिल जाता है, ये तो बस किस्मत है। उसकी आत्मसंतुष्ट अभिव्यक्ति एमिली को यह बता रही थी कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह उससे आगे कभी नहीं निकल पाएगी। इस समय कार्लोस अपने हाथ जेबों में डाले हुए उसके पास आया, उसका चेहरा हमेशा की तरह उदासीन था।
एडम और डॉक्टर रीड साथ साथ चले। जैसे ही सोफी ने एडम को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं और वह उत्सुकता से एक प्रसन्न हिरण की तरह दौड़ी। उसका चेहरा मुस्कुराहट से चमक रहा था, उसकी आवाज़ बेहद मीठी थी। भाई एडम, बधाई हो। मुझे पता था कि तुम जरूर डॉक्टर स्टर्लिंग के छात्र बनोगे। तुम बहुत ही उत्कृष्ट हो, तुम इसके बिल्कुल हकदार हो। वह एडम की बांह से लिपट गई, थोड़ा झुक गई, उसकी आंखें खुशी से भरी थीं। सीनियर सिस्टर लॉन्ग ने यह दृश्य देखकर आह भरी, लेकिन वह अपनी भावनाओं को चुपचाप दबा सकी। एमिली चुपचाप खड़ी थी, उसका चेहरा शांत था, हालांकि उसकी आंखों में व्यंग्य की हल्की सी झलक दिख रही थी। तुम यहाँ क्यों हो? कार्लोस ने भीड़ में एमिली को तुरंत पहचान लिया। उसने बगल में खड़े एडम को शक भरी निगाहों से देखा और सोचा कि क्या वह खास तौर पर एडम के इंटरव्यू के नतीजे देखने आए हैं। अध्याय 225, अध्याय 220, सपना टूट गया। आप यहाँ कैसे? कार्लोस की आवाज़ धीमी और जिज्ञासु थी जब उसने एमिली पाकर की ओर देखने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाया। एमिली को बिना किसी कारण के थोड़ा दोषी महसूस हुआ और आज सुबह का दृश्य तुरंत उसके दिमाग में घूम गया। नाश्ते के दौरान कार्लोस ने उससे दिन भर की उसकी योजनाओं के बारे में पूछा और उसे छोड़ने की पेशकश भी की। लेकिन एमिली अभी भी रेनी वाइट घटना को लेकर द्वेष रखती थी, इसलिए उसने ठंडे चेहरे से उसकी उपेक्षा की थी। किसने सोचा होगा कि तमाम उतार चढ़ाव के बाद वे दोनों कैपिटल मेडिकल कॉलेज में फिर से मिलेंगे। उसने अपना मन स्थिर किया और कहा, बिल्कुल नहीं, मैं सीनियर सिस्टर लॉन्ग के साथ यहाँ हूँ। कार्लोस कुछ कदम चलकर एमिली के पास खड़ा हो गया, उसकी लंबी कदकाठी ने स्वाभाविक रूप से उसे आसपास के लोगों से अलग कर दिया। एमिली ने आश्चर्य से अपनी जीभ लगभग काट ली, हकलाते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या आप डॉक्टर स्टर्लिंग से मिलने आए हैं? मैं उनसे मिल नहीं पाया। कार्लोस ने अपने हाथ फैलाए, उसके चेहरे पर बेबसी की झलक दिख रही थी। ये डॉक्टर स्टर्लिंग बहुत बड़े आदमी हैं। मैंने सुना है कि प्रिंसिपल के अलावा कैपिटल मेडिकल कॉलेज में किसी ने भी इस अतिथि प्रोफेसर को नहीं देखा है। सीनियर सिस्टर लॉन पास खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी, उनकी नज़रें अजीब नज़रों से उन दोनों पर घूम रही थीं। उन चंद लोगों में से एक होने के नाते जो जानते थे कि दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं, उन्हें हमेशा लगता था कि इस जोड़े के बीच एक अजीब सा माहौल है। वे अंतरंग तो लगते थे, लेकिन अक्सर एक दूसरे से दूरी और शिष्टाचार का भाव दिखाते थे, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता था। एडम विलो ने एमिली पाका को भी देखा। जब उसकी नज़र कार्लोस और एमिली को साथ साथ खड़े हुए दृश्य पर पड़ी तो उसकी आंखें कुछ देर के लिए काली पड़ गईं और उनमें एक अवर्णनीय भावना उमड़ पड़ी। लेकिन उनका ध्यान जल्दी ही भटक गया। जो शिक्षक पहले साक्षात्कार के परिणाम बताने आया था, वह फिर से कार्यालय से बाहर चला गया। उसकी आवाज़ ऊंची थी। सभी उम्मीदवारों के साक्षात्कार परिणाम बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित किए जाएंगे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, गलियारे में लगी बड़ी स्क्रीन अचानक चमक उठी, जिसकी तेज रोशनी ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हालांकि एडम को पहले से ही यकीन था कि वह ही चुना गया है, फिर भी वह खुद को रोक नहीं सका और बड़ी स्क्रीन की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में घबराहट के भाव थे। सीनियर सिस्टर लॉन्ग ने धीरे से आह भरी, उनका चेहरा थोड़ा उदास था। उन्होंने चुपचाप अपना सिर उठाया, संभवतः आदर्श से कम परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार। तभी बड़े पर्दे पर धीरे से एक नाम दिखाई दिया, एबिगेल लॉन्ग। एक पल में एडम विलो और सोफी पाकर के चेहरों की आत्मविश्वास भरी मुस्कान मानो जम गई, मानो किसी जादू ने उन्हें गतिहीन कर दिया हो। वे अविश्वास में वहीं खड़े रहे। सीनियर सिस्टर लॉन्ग भी दंग रह गईं, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, मुंह खुला का खुला रह गया। उस समय उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसके विपरीत एमिली पाकर के होठों पर एक गंभीर मुस्कान आ गई जब उसने सीनियर सिस्टर लॉन्ग को धीरे से धक्का दिया। वरिष्ठ बहन लॉन्ग, बधाई। सीनियर सिस्टर लॉन्ग वहां स्तब्ध खड़ी रहीं और कुछ ही सेकंड बाद उन्हें वास्तविकता का एहसास हुआ। उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, अदम्य उत्साह और खुशी से भर गईं। उसकी आवाज़ अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। मुझे भर्ती कर लिया गया, लेकिन मैं डॉक्टर स्टर्लिंग से मिला तक नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है? उसकी आंखों में अभी भी अविश्वास का भाव था, मानो वह कोई सपना देख रही हो। ये वह कैसे हो सकती है? सोफी पाकर भी उतनी ही हैरान थी और खुद को रोक नहीं पाईं। उनकी भौहें सिकुड़ गईं और आंखें उलझन और घबराहट से भर गईं। उसके सपने में सब कुछ ऐसा नहीं था। उस अत्यंत यथार्थवादी सपने में डॉक्टर स्टर्लिंग का छात्र स्पष्ट रूप से भय एडम था, लेकिन अब वास्तविकता सपने से पूरी तरह अलग हो गई थी, जिससे उसे स्वीकार करना कठिन हो गया। यहाँ क्या बकवास चल रहा है? मैं प्रोफेसर से मिलना चाहता हूँ। एडम विलो की आवाज़ क्रोध से थोड़ी ऊंची हो गई। उनका आमतौर पर सौम्य चेहरा क्रोध और शर्मिंदगी से तुरंत लाल हो गया। आसपास के लोग उपहासपूर्ण निगाहों से देखने लगे, मानो तेज चाकू उसे चुभ रहे हों। उसके हाथ अनजाने में मुट्ठियों में भींच गए, हाथों के पीछे की नसें उभर आईं। इस साक्षात्कार के लिए उन्होंने बहुत कुछ त्याग किया था, यहाँ तक कि अपनी स्थिर नौकरी भी छोड़ दी थी और डॉक्टर रीड की पेशकश को भी ठुकरा दिया था, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि वे डॉक्टर स्टर्लिंग के छात्र बन सकते हैं। इस लक्ष्य के लिए उन्होंने आग और पानी दोनों का सामना किया और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। लेकिन अब डॉक्टर स्टर्लिंग ने एबिगेल लॉन्ग को चुना। एक महिला की उम्र लगभग 40 वर्ष है। वह कैसे संतुष्ट हो सकता है? वह कैसे क्रोधित नहीं हो सकता? यहाँ जरूर कुछ संदिग्ध लेन देन होगा। सोफी पाकर गुस्से से चिल्लाई, उसकी भावनाएं बहुत तीव्र थीं। सभी संकेत बता रहे थे कि उसका सपना गलत नहीं था। डॉक्टर स्टर्लिंग ने भाई एडम के शोध प्रबंध का व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी किया था। उसके विचार से भाई एडम के डॉक्टर स्टर्लिंग के छात्र बनने की दिशा में सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ना था। लेकिन अब परिणाम बेतुका था। तो फिर क्या गलत हुआ? सोफी पाकर की निगाहें बिजली की तरह अचानक एबिगेल लॉन्ग के बगल में एमिली पाकर पर टिक गईं। उस समय एमिली का मिस्टर विलियम के साथ अंतरंग चर्चा का दृश्य उसके दिमाग में टीवी स्क्रीन की तरह घूम गया। इतना ही, यह एमिली की वजह से होगा। वह मन ही मन निश्चयपूर्वक चिल्लाए। सोफी की आंखें तुरंत ईर्ष्या और घृणा से भर गईं। उसकी नज़र में एमिली एक चालाक औरत के अलावा कुछ नहीं थी।
इससे पहले उसने ओलिवर रॉस का ध्यान आकर्षित किया था और कार्लोस के साथ उसकी योजनाओं को बिगाड़ दिया था। इस बार उसने शायद मिस्टर विलियम के माध्यम से डॉक्टर स्टर्लिंग के करीब पहुंचने के लिए वही चाल अपनाई होगी। उसने भय एडम का स्थान छीन लिया। सोफी ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा उतना ही उसे लगा कि उसकी धारणा सही थी और उसने तुरंत इस तथाकथित तथ्य को स्वीकार कर लिया। सोफी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, उसका पूरा शरीर तीव्र क्रोध से भर गया। वह एक पागल जानवर की तरह एमिली की ओर झपटी। अपना हाथ ऊपर उठाकर उसने एमिली को बेरहमी से धक्का देने का प्रयास किया। उस महत्वपूर्ण क्षण में कार्लोस ने तेजी से प्रतिक्रिया की और एमिली को अपने पीछे मजबूती से ढक लिया। कार्लोस, तुम अभी भी उसकी रक्षा कर रहे हो? सोफी चिल्लाई, उसकी आवाज़ तीखी और अविश्वास और क्रोध से भरी हुई थी। क्या तुम जानते हो कि यह औरत कितनी गंदी है? उसकी छाती जोर से धड़क रही थी, हर सांस आग उगलने जैसी थी। सोफी के सपने में कार्लोस ने अपनी ब्लाइंड डेट के बाद से ही उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, उसे कोई बख्शा नहीं था। वह सार्वजनिक रूप से उसकी रक्षा तो बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन अब जिस आदमी को उसने खारिज कर दिया था वह एमिली के सामने मजबूती से खड़ा था और उसे नुकसान से बचा रहा था। यह महसूस करते ही सोफी के दिल में ईर्ष्या और घृणा तेल में बुझी आग की तरह और अधिक भड़क उठी, जिसने उसके विवेक को जलाकर राख कर दिया। उसकी आंखें पागलपन और द्वेष से चमक रही थीं जब वह एमिली को घूर रही थी, मानो उसे पूरी तरह से खा जाना चाहती हो। उसके बारे में एक और बुरा शब्द कहो और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप कभी एक शब्द भी न बोलें। कार्लोस की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी, उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। उसकी धीमी धमकी भरी आवाज़ मानो नरक की गहराइयों से आ रही हो, हड्डियों तक सिहरन पैदा कर रही हो। उसकी निगाहें बर्फ तोड़ने वाले सुआ की तरह तेज थीं, जो सीधे सोफी पर वार कर रही थी। उसकी पूरी उपस्थिति से एक भयावह आभा निकल रही थी। इस ठंड से सोफी अनायास ही कांप उठी, उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा, लेकिन उसके दिल में कड़वाहट फिर से हावी हो गई। उसने एमिली को गुस्से से घूरा, उसकी आंखें जहर से भरी थीं। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई। उसने अपना फ़ोन निकाला, उसकी उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर घूम रही थीं और जल्द ही उसे वह वीडियो मिल गया जो उसने उस दिन रिकॉर्ड किया था। उसने फ़ोन की स्क्रीन ऊंची उठाई और कार्लोस और एमिली पर चिल्लाए, ये देखो, उसकी आकर्षक अदाएं देखो, वो बहस करके बच नहीं सकती। अध्याय 226, अध्याय 221 पाकर परिवार पर आसमान टूट पड़ा है। सभी की निगाहें सोफी पाकर द्वारा उठाए गए फ़ोन स्क्रीन पर टिकी थी, जहां एमिली पाकर एक प्रतिष्ठित विदेशी सज्जन के साथ आत्मीयता से बात करती नजर आ रही थी। वीडियो का प्रत्येक फ्रेम एक तेज चाकू की तरह था जो सीधे कार्लोस के दिल में घुस रहा था। उसके चेहरे पर पहले जो सहज भाव था वह तुरंत ही तनाव में बदल गया, क्योंकि उस दिन अस्पताल का दृश्य उसके दिमाग में तेजी से घूम गया। वह जानता था कि वीडियो असली है। सब लोग, सोफी पाकर ने अपनी आवाज़ ऊंची की, तीखी और स्पष्ट विजय की झलक से युक्त। उसकी निगाहें एमिली पाकर पर टिकी थीं। ये सज्जन श्री विलियम स्टर्लिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रमुख हैं और स्वयं डॉक्टर स्टर्लिंग के प्रसिद्ध साझेदार हैं। एमिली पाकर लंबे समय से उनके साथ मिलीभगत कर रही है। इतना ही नहीं, मिस्टर विलियम के साथ अपने अनुचित संबंध के कारण ही एबिगेल लॉन डॉक्टर स्टर्लिंग की छात्रा बन गई। यह आचरण पूरी तरह से घृणित है और इसने कैपिटल मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष के प्रवेश की निष्पक्षता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। भावनात्मक रूप से उत्तेजित सोफी पाकर की निगाहें उत्तेजना से भरी हुई थीं जब वह एमिली पाकर को घूर रही थी। इन शब्दों ने प्रवेश साक्षात्कारों से तनावग्रस्त परीक्षार्थियों की पहले से ही तनावग्रस्त नसों को और अधिक उत्तेजित कर दिया तथा उनकी निगाहें एमिली पाकर की ओर मुड़ गईं। इस समय एमिली पाकर भीड़ में चुपचाप खड़ी थी। तभी डॉक्टर रीड ने अपना गला साफ किया। मैं श्री विलियम को जानता हूं और मैं पुष्टि कर सकता हूं कि वीडियो में जो व्यक्ति है वह वास्तव में वही है। घरेलू चिकित्सा क्षेत्र में उच्च शैक्षणिक प्रतिष्ठा वाले एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में डॉक्टर रीड के शब्द अशांत जल में गिराए गए बम के समान थे, जिससे विशाल लहरें उत्पन्न हुईं। साक्षात्कार न होने से पहले से ही परेशान अभ्यर्थी अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गए थे। एक परीक्षार्थी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, वह अपनी बाहें उग्रता से लहरा रहा था। मुझे पता था, बिना इंटरव्यू लिए ही उन्होंने इतनी जल्दी लोगों को कैसे चुन लिया। जरूर कुछ गड़बड़ है, चश्मा पहने एक अन्य परीक्षार्थी ने कहा। इस एबिगेल लॉन की घरेलू चिकित्सा क्षेत्र में कोई प्रतिष्ठा नहीं है और उसने कोई महत्वपूर्ण शैक्षणिक कार्य प्रकाशित नहीं किया है, तो उसे विशेष रूप से क्यों भर्ती किया गया? जरूर, ये सब रिश्तों की बात है। ये दुनिया बहुत ही नाइंसाफी है, एक महिला परीक्षार्थी ने तीखी आवाज में कहा। भीड़ तेजी से उत्तेजित हो रही थी, उनका गुस्सा हवा में भड़की आग की तरह फैल रहा था, जो बीच में एमिली पाकर और एबिगेल लॉन को भी अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रहा था। उनके शब्द तीखे और तीखे, सीनियर सिस्टर लॉन पर सीधे वार किए गए चाकू की तरह थे। उत्तेजित भीड़ एमिली पाकर और सीनियर सिस्टर लॉन की ओर एक प्रचंड बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। कुछ लोग नियंत्रण खो बैठे और हिंसक रूप से आगे बढ़े, मानो उन्हें धक्का देना चाहते हों। बाहर खड़े कर्मचारी उन्हें चिल्लाकर चुप कराने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उनकी आवाजें तुरंत ही अराजक भीड़ भाड़ में दब गईं, बिल्कुल मच्छरों की भिनभिनाहट की तरह। जैसे ही भीड़ एमिली पाकर की ओर बढ़ने वाली थी, अंतिम क्षण में एक मजबूत और दृढ़ हाथ ने उसे कसकर गले लगा लिया। एमिली पाकर ने सहज ही ऊपर देखा और कार्लोस की गहरी आंखों से नजरें मिलाईं। कार्लोस ने ऊपर देखा, उसकी निगाहें बर्फीली और चेतावनी से भरी थीं। लगभग उसी पल उसने अपनी आंखों से ओलिवर रॉस को इशारा दिया। ओलिवर रॉस अपने कई बलिष्ठ अंगरक्षकों के साथ अराजक भीड़ पर तीखे ब्लेडों की तरह टूट पड़ा। चुस्त और फुर्तीले अंगरक्षकों ने एमिली पाकर और सीनियर सिस्टर लॉन के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया और आगे बढ़ती भीड़ को बलपूर्वक पीछे धकेल दिया और स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ गई। चुप, सब लोग शांत हो जाओ। जैसे ही स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी और लगभग पूरी तरह अराजकता में तब्दील हो गई, दूर से जल्दबाजी में कदमों की आवाज आने लगी। सभी लोग आवाज की ओर मुड़े और देखा कि एक गरिमा में दिखने वाले बुजुर्ग, जिनके बाल सफेद हो रहे थे, श्री विलियम के साथ साथ तेजी से चल रहे थे।
प्रधानाचार्य। कई स्टाफ सदस्यों ने बुजुर्ग को देखकर तुरंत अपनी तनावग्रस्त नसों को शांत किया और राहत की लंबी सांस ली। जब श्री विलियम की नज़र उस अराजक दृश्य पर पड़ी और विशेष रूप से सोफी पाकर के फोन स्क्रीन पर विवादास्पद वीडियो पर पड़ी, तो आमतौर पर शिष्ट और संतुलित रहने वाले श्री विलियम भी अपने मन में कुछ धिक्कारने से खुद को नहीं रोक सके। निंदा, ये शुद्ध स्पष्ट निंदा है। श्री विलियम की आंखें क्रोध से भर गईं और वे सोफी पाकर को घूरने लगे। मिस्टर विलियम, इसे नकारने का कोई फायदा नहीं है। सोफी पाकर मिस्टर विलियम के गुस्से से पीछे नहीं हटी, बल्कि वह और अधिक विजयी हो गईं और उत्तेजना से भरी नजरों से अपनी ठुड्डी ऊपर उठा ली। यदि एमिली पाकर के साथ आपके अनुचित संबंध न होते तो एबिगेल लॉन डॉक्टर स्टर्लिंग की छात्रा कैसे बन पाती? हम डॉक्टर स्टर्लिंग से मिलना चाहते हैं और उन्हें हमें स्पष्टीकरण देना होगा। उसने भीड़ में डॉक्टर स्टर्लिंग को ढूंढने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखा। परीक्षार्थी अभी भी बहुत उत्तेजित थे, उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे और उनकी आंखें असंतोष से भरी हुई थीं। बुजुर्ग ने धीरे धीरे भीड़ पर अपनी नज़र घुमाई। उसकी आंखें गहरी और तेज थीं, मानो वह सब कुछ देख सकता हो। कार्लोस को लगा, शायद गलत, कि उस बुजुर्ग की नज़र उस पर थोड़ी देर तक रही। बुजुर्ग ने हल्के से आह भरी एक असहाय मुस्कान दिखाई, फिर धीरे से अपना हाथ उठाया और धीरे से हाथ हिलाया। मैं प्रिंसिपल वाइट हूँ, कैपिटल मेडिकल कॉलेज से स्कॉलर वाइट। भीड़ में से किसी ने उस दयालु बुजुर्ग को पहचान लिया, क्योंकि वह जानता था कि प्रिंसिपल वाइट चिकित्सा समुदाय में डॉक्टर रीड के बराबर ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्हें देखकर परीक्षार्थियों की भावनाएं थोड़ी शांत हुईं। उन्होंने सोचा कि प्रिंसिपल वाइट की प्रतिष्ठित स्थिति को देखते हुए वे सभी को निष्पक्ष और न्यायसंगत स्पष्टीकरण देने में सक्षम होंगे। सब लोग, आप गलत समझ रहे हैं। साक्षात्कार पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। प्रिंसिपल वाइट भीड़ के बीच में आकर गंभीरता से समझाने लगे। असंभव। सोफी पाकर लगभग तुरंत उछल पड़ी। उसकी आवाज़ तीखी और कर्कश थी। हम सब यहाँ पूरे समय इंतजार कर रहे थे। इंटरव्यू कब हुए? क्या ये हमारी जानकारी के बिना गुप्त रूप से आयोजित किए गए होंगे? अन्य परीक्षार्थियों ने भी अपनी सहमति व्यक्त की। उसके बगल में एडम विलो सोफी पाकर के आक्रामक रुख को देख रहा था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, उसकी आंखों में चिंता की झलक दिख रही थी। उसके हृदय में एक अस्पष्ट बेचैनी की भावना घर कर गई। चिकित्सा समुदाय में प्रिंसिपल वाइट की प्रतिष्ठित स्थिति को देखते हुए यह असंभव था कि वे इतनी महत्वपूर्ण बात के बारे में झूठ बोलेंगे। ये सोचकर एडम विलो खुद को उलझन में डाले बिना नहीं रह सके। क्या ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू वाकई बिना उन्हें पता चले हुए ही हो गए हों? एबिगेल लॉन भी उतनी ही उलझन में थी। वह और अन्य परीक्षार्थी बिना किसी साक्षात्कार के एक साथ ही अंदर आए थे, बाहर एक साथ ही इंतजार कर रहे थे। केवल एमिली पाकर, जो उसके बगल में खड़ी थी, ने प्रिंसिपल वाइट को सावधानी से आंख मारी और दोनों ने एक दूसरे को जानबूझकर देखा। अध्याय 227, अध्याय 222। प्रिंसिपल वाइट के चेहरे पर अभी भी एक दयालु और मैत्रीपूर्ण मुस्कान थी और उनकी कोमल निगाहें वहां मौजूद हर परीक्षार्थी पर घूम रही थीं। दरअसल साक्षात्कार तो कैपिटल मेडिकल कॉलेज के परिसर में आपके कदम रखने से बहुत पहले ही शुरू हो गया था। क्या आप सभी को ये याद रखना चाहिए कि स्कूल के गेट में प्रवेश करने से पहले यहाँ आते समय आपके साथ कोई दुर्घटना हुई थी? ये सुनकर परीक्षार्थी पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर उनके चेहरे पर एहसास का भाव आ गया। दरअसल आज साक्षात्कार के लिए जाते समय स्कूल के गेट पर ही एक दुर्घटना हो गई, जहां अफरा तफरी मची हुई थी। वाहनों की भीड़ थी, घायलों की कराहें भीड़ के शोर में मिल रही थीं। उस समय महत्वपूर्ण साक्षात्कार में भाग लेने की जल्दी में सभी लोग चिंतित और जल्दबाजी में थे तथा बचाव कार्य में मदद करने के लिए रुके नहीं। वह दुर्घटना। प्रिंसिपल वाइट की बातें सुनकर सीनियर सिस्टर लॉन अचंभित रह गईं। उस समय का दृश्य तुरंत उनके दिमाग में घूम गया। वह एमिली पाकर का इंतजार करने के लिए स्कूल के पास जल्दी पहुंच गई थी। उसे वहां दुर्घटना देखने की उम्मीद नहीं थी। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण किसी को गंभीर रूप से घायल देखकर वह बिना किसी हिचकिचाहट के बचाव कार्य में सहायता के लिए आगे बढ़ी। जब तक एम्बुलेंस नहीं आ गई और उसने घायलों को सुरक्षित बाहर जाते नहीं देखा, तब तक उसे राहत नहीं मिली। उसके लिए जान बचाना एक डॉक्टर का सहज स्वभाव था और बिल्कुल भी असाधारण नहीं, इसलिए उसने एमिली पाकर से इस बारे में जिक्र तक नहीं किया था। लेकिन सीनियर सिस्टर लॉन को इस बात का पता नहीं था कि जब वह घायलों को बचाने में पूरी तरह व्यस्त थी, एमिली पाकर पहले ही स्कूल पहुंच चुकी थी और प्रिंसिपल वाइट और मिस्टर विलियम के साथ कार्यालय में बैठी थी तथा सड़क के उस पार लगे निगरानी कैमरे से उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। तो साक्षात्कार पहले ही आयोजित किया जा चुका है। प्रिंसिपल वाइट की आवाज़ फिर से गूंजी, जिसने संक्षिप्त मौन को तोड़ दिया। वहां मौजूद सभी परीक्षार्थियों में से कुछ ने ही पुलिस को फोन किया, जबकि ज्यादातर सीधे कैंपस में चले गए। सिर्फ एबिगेल लॉन ही मदद के लिए आगे आईं। ये कहते हुए प्रिंसिपल वाइट ने थोड़ा मुड़कर सीनियर सिस्टर लॉन की ओर सहमति से सिर हिलाया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे ठीक से याद है तो आपने एक बार कैपिटल मेडिकल कॉलेज में नए छात्रों के प्रतिनिधि के रूप में भाषण दिया था। आप सचमुच हमारे कैपिटल मेडिकल कॉलेज के एक उत्कृष्ट प्रतिनिधि हैं। ये सुनकर सीनियर सिस्टर लॉन का चेहरा आश्चर्य और खुशी के मिले जुले भाव से लाल हो गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने लंबे समय बाद भी प्रिंसिपल वाइट उन्हें याद करेंगी। एडम विलो ने प्रिंसिपल वाइट के प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुना। प्रत्येक शब्द उसके दिल पर भारी हथौड़े की तरह प्रहार कर रहा था तथा उसे व्यंग्य की भावना से भर रहा था। एक बार वे भी कैपिटल मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मंच पर खड़े होकर गर्व से भरे हुए नए प्रतिनिधि के रूप में भाषण दे रहे थे। उस समय उनकी आंखें चिकित्सा के प्रति जुनून और लालसा से भरी थीं तथा उनमें जीवन बचाने के महान आदर्श थे। एडम का हृदय शर्म और अपराधबोध से भर गया था। उस समय उसके मन में केवल डॉक्टर स्टर्लिंग का छात्र बनने की इच्छा थी। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने भविष्य के लिए एक डॉक्टर की मूल आकांक्षा को त्याग दिया था। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। प्रिंसिपल वाइट से नजरें मिलाने या अपने साथी छात्रों की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, केवल अपने चेहरे को जलता हुआ महसूस कर रहा था।
एमिली पाकर चुपचाप एक तरफ खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी और मन ही मन आहें भर रही थी। उसके सामने जो एडम विलो था वह उस प्रतिभावान डॉक्टर से बिल्कुल अलग था जिसे वह याद करती थी। एक बार स्केलपेल पकड़ते समय उनका ध्यान और चिकित्सा चुनौतियों पर चर्चा करते समय उनकी दृढ़ता अत्यंत प्रशंसनीय थी। लेकिन अब प्रसिद्धि की उनकी उत्सुक खोज ने उनके मूल आदर्शों को खत्म कर दिया था। अन्य परीक्षार्थियों को जब ये पता चला कि साक्षात्कार विशेष माध्यम से आयोजित किया गया था तो वे शर्मिंदगी महसूस करने लगे तथा अपने पिछले कार्यों को उचित नहीं ठहरा सके। इसके बाद वे मुड़े और तेजी से तितर-बितर हो गए, जिससे एक समय भीड़भाड़ वाली जगह पर केवल कुछ ही लोग बचे। यह अनुचित है, सोफी पाकर जोर से चिल्लाए। साक्षात्कार पहले से तय था, कौन जाने किसी ने साक्षात्कार की विषय वस्तु पहले से जानने के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया हो। उसकी आंखें आग उगल रही थीं जब उसने एमिली पाकर को घूरा। उसे विश्वास हो गया कि यह सब उसके द्वारा रची गई एक योजना थी ताकि एबिगेल लॉन को अलग दिखाया जा सके। छोटी सोफी, बात करना बंद करो। एडम विलो की आवाज़ धीमी थी, थकान से भरी हुई, और उसका चेहरा शर्मिंदगी से भरा हुआ था। वह जानता था कि सोफी का बेवजह गुस्सा बेबुनियाद था और इसे उसकी और भी बेइज्जती हुई। उसने धीरे से सोफी की आस्तीन खींची, उसकी आंखें विनती कर रही थीं, चलो अब और तमाशा मत करो। अब वह बस यही चाहता था कि इस अंतहीन शर्मिंदगी भरी जगह से जितनी जल्दी हो सके भाग जाए। वह एक पल भी और वहां नहीं रुकना चाहता था। भाई एडम, आप डॉक्टर स्टेलिंग के छात्र हैं। सोफी एडम की बांह से कसकर चिपक गई। वह अपने भविष्यसूचक स्वप्न पर दृढ़ता से विश्वास करती थी और सोचती थी कि आदम के लिए जो पद निर्धारित था उसे एबिगेल लॉन ने अनुचित रूप से ले लिया है। छोटी सोफी, बकवास बंद करो। एडम अब और सहन नहीं कर सका। उसका चेहरा तूफान से पहले के आकाश की तरह काला पड़ गया। उसने बलपूर्वक उसका हाथ झटक दिया। उसकी आवाज़ भावनाओं से कांप रही थी। मुझे कभी भी आपके शब्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। वह पछतावे से भर गया। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बोलने के बाद उसे सोफी की कोई परवाह नहीं रही और वह वहां से जाने लगा। भाई एडम, मत जाओ। तुम डॉक्टर स्टेलिंग को लिख सकते हो, तुम उनके पसंदीदा छात्र हो, जरूर कोई गलती होगी। सोफी घबरा गई। एडम के पीछे हटते हुए शरीर को देखकर डर की लहर महसूस कर रही थी। दूसरों की अजीब निगाहों को नजरअंदाज करते हुए उसने जल्दी से उसके साथ चलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, एक काली आकृति उसके सामने चमक उठी। मिस्टर विलियम किसी तरह पहले से ही उसके सामने खड़े थे, दीवार की तरह उसका रास्ता रोके हुए। मिस, कृपया अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दें। श्री विलियम की अभिव्यक्ति कठोर थी। आपने सार्वजनिक रूप से मेरी बदनामी की है। मैंने पुलिस को बुला लिया है और वे शीघ्र ही आ जाएंगे। ये सुनकर सोफी पर मानो बिजली गिर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसने अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए अपना मुंह खोला। और मुझे भी, आपने सार्वजनिक रूप से मेरी बदनामी की है और मैं आप पर मुकदमा कर रहा हूं। एमिली पाकर की आवाज़ गूंज उठी। जब सोफी घबरा गई तो कुछ वर्दीधारी पुलिसकर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। श्री विलियम की विदेशी मित्र और देश में एक महत्वपूर्ण निवेशक के रूप में स्थिति को देखते हुए पुलिस ने कोई लापरवाही बरतने का साहस नहीं किया। श्री विलियम से संक्षिप्त पूछताछ के बाद, प्रासंगिक साक्ष्यों की जांच करने के बाद व्यक्तिगत और भौतिक साक्ष्य निर्णायक थे। सोफी स्पष्ट रूप से सार्वजनिक मानहानि की दोषी थी। एक पुलिसकर्मी भावशून्य भाव से सोफी के पास आया। सुश्री सोफी पाकर, आप पर दूसरों को सार्वजनिक रूप से बदनाम करने का संदेह है। कृपया जांच में सहायता के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन आइए। ये सुनकर सोफी लगभग जमीन पर गिर पड़ी। उसके पैरों में ताकत खत्म हो गई। सबकी निगाहों के सामने सोफी को सार्वजनिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। एमिली पाकर ने राहत की सांस ली और उसी समय प्रिंसिपल वाइट मुस्कुराते हुए वहां आए। एमिली, तुमने अपनी चाय बीच में क्यों छोड़ दी? अध्याय 228, अध्याय 223। एमिली पाकर के परिवार के सदस्य। ये सुनकर कार्लोस और सीनियर सिस्टर लॉन दोनों की नज़र एमिली पाकर पर पड़ी। कार्लोस की अभिव्यक्ति विशेष रूप से जटिल थी क्योंकि उसने पहले एमिली पाकर की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए काफ़ी प्रयास किया था। एमिली पाकर अपनी हाई स्कूल परीक्षा में असफल हो गई थी और अंततः उसे कैपिटल मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत नर्सिंग के लिए जूनियर कॉलेज में प्रवेश मिल गया। इवान पामर द्वारा एमिली पाकर को कार्टर परिवार की बहू बनाने का विरोध करने का एक कारण उनकी निम्न शैक्षिकी पृष्ठभूमि थी। लेकिन एक साधारण जूनियर कॉलेज छात्र कैपिटल मेडिकल कॉलेज के उच्च और शक्तिशाली प्रिंसिपल वाइट को कैसे जान पाया? इस विचार के साथ कार्लोस की निगाहें गहरी हो गईं और वह एमिली पाकर को घूरने लगा, उसके चेहरे से जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। एमिली पाकर ने दोनों की निगाहें महसूस की, लेकिन केवल हल्के से मुस्कुराई। उसकी अभिव्यक्ति शांत और अविचल थी। दादाजी वाइट, मुझे सचमुच खेद है। मेरा सीनियर सिस्टर लॉन के साथ अपॉइंटमेंट पहले ही तय हो चुका है, इसलिए मुझे आपकी चाय के लिए किसी और दिन आना होगा। बोलने के बाद उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को प्रिंसिपल वाइट के साथ अपने संबंधों का परिचय दिया। मैं आप सबको बताना भूल गया कि प्रिंसिपल वाइट और मेरी दोस्ती पीढ़ियों से चली आ रही है। उसका स्वर सहज था और वह विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहती थी। प्रिंसिपल वाइट खिलखिलाकर हंसे और बोले, एमिली पाकर मेरी जीवन रक्षक है। कई साल पहले मैं सुबह व्यायाम के लिए बाहर गया था, तभी अचानक मुझे दिल का दौरा पड़ा और मैं मौत के कगार पर पहुंच गया। उस महत्वपूर्ण क्षण में एमिली वहां से गुजरी। उसने तुरंत मेरा प्राथमिक उपचार किया और मुझे अस्पताल भी पहुंचाया। इस वजह से वह अपनी हाई स्कूल की 2 परीक्षाएं छोड़ गईं। जैसे ही उन्होंने याद किया, प्रिंसिपल वाइट का चेहरा अपराध बोध से भर गया। बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ और मैंने परिस्थितियों के बावजूद उसे दाखिला देने पर जोर दिया, लेकिन उस लड़की ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। प्रिंसिपल वाइट के शब्द शांत झील में फेंके गए पत्थर के समान थे, जिससे वहां उपस्थित सभी लोगों के दिलों में तूफान आ गया। विशेषकर कार्लोस, जिसे केवल इतना पता था कि एमिली पाकर अपनी परीक्षा में असफल हो गई है। उसे इसके पीछे के उतार चढ़ावों का कोई अंदाजा नहीं था। दूसरे शब्दों में, 2 परीक्षाएं छोड़ने के भारी नुकसान के बावजूद एमिली जूनियर कॉलेज में प्रवेश पाने में सफल रही।
यदि वह उन परीक्षाओं में शामिल न हुई होती तो उसकी योग्यता और बुद्धिमत्ता को देखते हुए उसके अंक कितने अद्भुत हो सकते थे। पास खड़े विलियम ने कंधे उचका दिए। उसकी नज़र में एमिली अब भी अपने परीक्षा के अंकों को लेकर चिंतित क्यों होगी। उसे अच्छी तरह याद था कि एमिली कुछ वर्षों की कॉलेज प्रवेश परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा थी। प्रिंसिपल व्हाइट ने गहरे अर्थ के साथ बोलते हुए एमिली की ओर भावुक नज़रों से देखा। बाद में उन्होंने डॉक्टर स्टर्लिंग को विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया। तभी उन्हें पता चला कि डॉक्टर स्टर्लिंग और एमिली एक ही व्यक्ति थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही दोहरी डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त कर ली थी। उस समय उसने कॉलेज प्रवेश परीक्षा दोबारा दी थी, जिसका कारण केवल एक साधारण सा था। वह अपने प्रेमी के साथ एक साधारण किंतु अनमोल कॉलेज जीवन का अनुभव करना चाहती थी। यह अफसोस की बात है। भाग्य हमेशा लोगों के साथ छल करना पसंद करता है। प्रिंसिपल व्हाइट के विचार वर्तमान में लौट आए। युवा डॉक्टर को अभी अभी देखकर उन्हें पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। प्रिंसिपल, इस बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे शिक्षक डॉक्टर स्टर्लिंग कहाँ हैं? गलतफहमियों को सुलझते देख सीनियर सिस्टर लॉन को अपने कंधों से बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ और उन्होंने उत्सुकता से डॉक्टर स्टर्लिंग के बारे में पूछा। उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। रहस्यमय और प्रतिभाशाली डॉक्टर स्टर्लिंग के अधीन अध्ययन कर पाना उसके लिए सम्मान की बात थी। इस समय श्री विलियम ने हल्की खांसी की और बिना किसी जल्दबाजी के बोले, डॉक्टर का कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, उन्हें तत्काल जाना पड़ा। भविष्य में डॉक्टर स्टर्लिंग डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं और प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करेंगे। आप अपने असाइनमेंट ईमेल के जरिए जमा कर सकते हैं। जहां तक व्यक्तिगत रूप से मिलने की बात है, जब सही समय आएगा तो आप स्वाभाविक रूप से डॉक्टर से मिलेंगे। हालांकि निराश थी, लेकिन सीनियर सिस्टर लॉन को इसमें कोई संदेह नहीं था। उनकी राय में डॉक्टर स्टर्लिंग जैसे व्यस्त व्यक्ति के लिए यह बिल्कुल सामान्य बात थी। प्रिंसिपल व्हाइट सीनियर सिस्टर लॉन को आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए ले जाने वाले थे, लेकिन वे रुक गए और कार्लोस की ओर देखने लगे। छोटे कार्टर, तुम्हारे दादाजी और मैं कई बार मिल चुके हैं। यद्यपि हम निकट संपर्क में नहीं रहे हैं, फिर भी हम दोनों जानते हैं कि एक दूसरे किस प्रकार के लोग हैं। उसने थोड़ा सा आंखें सिकुड़ी। उसकी निगाह में थोड़ी जांच और चिंता थी। एमिली पाकर भले ही सख्त दिखती हो, लेकिन वह अभी भी एक लड़की ही है। उसका परिवार आसपास नहीं है। मैं हमेशा से उसकी प्रशंसा करता रहा हूं और उसे अपनी पोती मानता हूं। अब मैं उसे तुम्हें सौंप रहा हूं। इसके साथ ही प्रिंसिपल व्हाइट का स्वर अचानक कठोर हो गया, जिसमें निर्विवाद अधिकार भरा हुआ था। तुम उसके साथ बुरा व्यवहार न करो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद प्रिंसिपल व्हाइट ने एमिली की ओर एक अर्थपूर्ण मुस्कान डाली, जिसने उन्हें आंख मारी। प्रिंसिपल व्हाइट के शब्दों से कार्लोस को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। उसने सहज ही एमिली की ओर देखा और सोचा कि इवान पामर ने उसे एक साधारण लड़की समझकर खारिज कर दिया था, लेकिन उसके सामने का दृश्य कुछ और ही कह रहा था। गहराई से सोचने पर ऐसा लगा कि एमिली को कोई सहारा नहीं मिल रहा था, लेकिन वास्तव में उसे अत्यंत सम्मानित ओल्ड मास्टर तथा प्रसिद्ध वरिष्ठ राष्ट्रीय चिकित्सक लॉन का समर्थन प्राप्त था। और अब उनके पास शिक्षा क्षेत्र में प्रभावशाली प्रिंसिपल व्हाइट थी। इनमें से प्रत्येक आकृति अपने पैरों की ठोकर से पूरी राजधानी को हिला सकती थी। उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति था जिसकी चापलूसी करने के लिए दूसरे लोग कुछ भी कर सकते थे, फिर भी वे सभी एमिली के बारे में बहुत चिंतित थे। और मैं, अगर तुमने उसे धमकाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। श्री विलियम ने इस अवसर पर चेतावनी भी जारी की। आप, ये सुनकर कार्लोस खुद को रोक नहीं सका और ठंडी सांस ली। उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव था। वीडियो में एमिली और विलियम को एक साथ खड़े देखकर वह असहज महसूस कर रहा था। हालांकि उसने खुद से कहा कि उसे इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कार्लोस ने अपनी बाहें छाती पर रखी, अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और विलियम की नज़रों से थोड़ा उपहासपूर्ण स्वर में मिला। आपका स्थान क्या है? वह इस बात से भली भांति परिचित था कि वह एमिली की कितनी परवाह करता है, और इस भावना ने उसे परेशान कर दिया, जिसके कारण उसने विलियम पर अपना गुस्सा निकाला, मानो इससे उसकी अकथनीय चिड़चिड़ाहट दूर हो जाएगी। मिस्टर विलियम ने कार्लोस की ओर देखा। उनकी पिछली अधीरता गायब हो गई और उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। एमिली मेरी बहन है। उसकी वजह से स्टर्लिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इस बार भी आपके कार्टर परिवार के साथ सहयोग करता रहेगा। पहले की अराजक स्थिति को याद करते हुए हर कोई घबरा गया था और स्थिति लगभग नियंत्रण से बाहर हो गई थी। लेकिन कार्लोस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और खतरा उत्पन्न होने पर सहज रूप से एमिली को बचा लिया। श्री विलियम ने एमिली के प्रति इस चिंता पर ध्यान दिया, जिससे उन्हें कार्लोस के प्रति अपनी प्रारंभिक नापसंदगी पर थोड़ा पुनर्विचार करना पड़ा। वह समझ गया कि जो भी व्यक्ति संकट के समय एमिली की सहज रक्षा करेगा, वह उसे बहुत प्यार करेगा तथा उस पर अधिक विश्वास किया जा सकेगा, इसलिए वह सहयोग जारी रखने के लिए सहमत हो गया। हालांकि कैपिटल मेडिकल कॉलेज में तूफान अभी शांत हुआ था, लेकिन एक और उथल पुथल अभी भी जारी थी। पुलिस स्टेशन पर फादर पाकर और मदर पाकर जल्दी से पहुंचे। अध्याय 229, अध्याय 224, परिवार की योजना। अफसर, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरी बेटी अपराध कैसे कर सकती है? मदर पाकर की आवाज़ कांप उठी। वह पूरी तरह से भयभीत थी। फादर पाकर भी उतने ही चिंतित थे। उन्होंने अधिकार के साथ अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, मैं स्वास्थ्य विभाग से हेनरी पाकर हूँ। मैं आपके निदेशक से मिलना चाहता हूँ। उन्हें उम्मीद थी कि उनके रुख से स्थिति जल्दी स्पष्ट हो जाएगी और उनकी बेटी को बाहर निकालने में मदद मिलेगी। कॉमरेड, हमारे डायरेक्टर मीटिंग में भाग लेने गए हैं और ऑफिस में नहीं हैं। पुलिस अधिकारी ने मदर पाकर और फादर पाकर का सामना कठोर भाव से किया। उसका स्वर न तो दासतापूर्ण था और न ही दबंग, बल्कि पूरी तरह से व्यावसायिक था। दंपति के पास धैर्यपूर्वक प्रक्रिया का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। थकाऊ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्होंने अंततः सोफी पाकर को देखा। माँ, पिताजी, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जैसे ही सोफी ने अपने माता पिता को देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं, आंसू बहने लगे और उसकी आवाज़ शिकायत से भरी हुई थी। छोटी सोफी, आखिर क्या हो रहा है?
वे कहते हैं कि आपका मामला विदेशी मेहमानों से जुड़ा है और इसे बिना किसी जमानत की संभावना के सख्ती से निपटाया जाना चाहिए। और तुम्हारा और एडम का क्या? वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? चिंता से जलते हुए फादर पाकर ने कई प्रश्न दागे। उन्हें अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली थी, उनका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। वे अपनी बेटी की एडम के साथ शादी जल्दी से निपटाने की उम्मीद कर रहे थे। किसने सोचा था कि ऐसी बात घटित होगी? सोफी का गला भर आया। वह इतनी उत्तेजित थी कि बोल नहीं पाए। उसे बोलने में कुछ समय लगा। पिताजी, ये सब एमिली की गलती है। वह बीच बीच में घटना का जिक्र करते हुए रोती रही। उसके शब्द एमिली के प्रति दोष से भरे हुए थे। वह कृतघ्न दुष्ट फिर से, मुझे पता था, वह हमारी छोटी सोफी से ईर्ष्या करती थी। उसने अवश्य ही मिस्टर विलियम के साथ मिलकर हमारी छोटी सोफी को फंसाने के लिए जाल बिछाया होगा। हेनरी, आपको हमारी बेटी की मदद करने का कोई रास्ता निकालना होगा। ये सुनकर मदर पाकर तुरंत भड़क उठी। एमिली का जिक्र करने से उनका गुस्सा और भड़क गया। चुप रहो, फादर पाकर चिढ़कर बोले। एमिली और मिस्टर विलियम का जिक्र करते ही उनका सिर धड़कने लगा। श्रीमान विलियम वास्तव में बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं। न केवल राजघराने के सदस्य हैं, बल्कि विश्व के शीर्ष 10 सबसे धनी व्यक्तियों में भी उनका नाम शुमार है। ऐसे व्यक्ति के साथ जो प्रतिष्ठित और धनी है, यहाँ तक कि सरकार को भी संबंधित मामलों को सावधानी से निपटाना चाहिए ताकि अनजाने में उसे ठेस न पहुंचे। फिर भी उसकी मूर्ख बेटी ने परिणामों पर विचार किए बिना उसे बार बार उकसाया। जहाँ तक एमिली की बात है, फादर पाकर हमेशा एमिली को नीची नज़र से देखते थे, उसे असफल और नौकरी करने में असमर्थ मानते थे। अप्रत्याशित रूप से वह मिस्टर विलियम के साथ जुड़ने में सफल रही, जिससे फादर पाकर आश्चर्यचकित और कुछ हद तक प्रसन्न हो गए। उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा। रोना बंद करो, मैं इसे संभाल लूंगा। मैं एमिली का पिता हूँ, वह अपनी बहन को जेल नहीं जाने देगी। हेनरी का स्वर दृढ़ था। जब से उसे एमिली और मिस्टर विलियम के रिश्ते के बारे में पता चला था, उसके मन में एक योजना थी। उनके विचार में इस संबंध का लाभ उठाते हुए उनकी बेटी की समस्या का समाधान करना कठिन नहीं होना चाहिए। इन विचारों के साथ उसने अपनी छाती को थोड़ा फुला लिया। सोफी और मदर पाकर की ओर अपनी छाती थपथपाई और आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में सोफी को बाहर निकाल लूंगा। ये सुनकर पहले से ही रो रही सोफी तुरंत मुस्कुराने लगी। उसके गालों पर अभी भी आंसू थे। वह खुद को रोक नहीं पाए और प्यार से बोली, पिताजी, क्या आप भाई एडम से संपर्क करने में मेरी मदद कर सकते हैं? सोफी ने अपने निचले होंठ को काटा, उस पल को याद करते हुए जब एडम की आंखें धुंधली हो गई थी, जब वह डॉक्टर स्टर्लिंग की छात्रा नहीं बनी थी। उसका दिल भारी हो गया था। वह जानती थी कि डॉक्टर स्टर्लिंग का छात्र बनना एडम के लिए एक महत्वपूर्ण, एक पुराना सपना था। अब जब वह सपना टूट गया है तो यह उसके लिए एक गहरा आघात होगा। उसे डर था कि इस झटके से एडम अपनी शक्ति खो देगा और इससे भी अधिक, यह उनके बीच एक कभी न भरने वाली दरार पैदा कर देगा। सोफी जितना अधिक इसके बारे में सोचती, उतना ही अधिक क्रोधित होती तथा सारा दोष एमिली पर डालती। एमिली और कार्लोस कैपिटल मेडिकल कॉलेज से एक साथ बाहर निकले। सूरज की रोशनी ने उन्हें घेर लिया। हल्की हवा ने शांति का एहसास दिलाया। एमिली का मूड अच्छा था, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। इसी समय एक छात्र दंपति उनकी ओर आया। मुस्कुराता हुआ लड़का ताज़ा खरीदा हुआ नाश्ता पकड़े हुए लड़की को धीरे से खिला रहा था। लड़की खिलखिलाकर हंस रही थी, मुंह खोल रही थी, कभी कभी अपनी उंगली से लड़के की छाती को सहला रही थी। उनका स्नेह भरा रूप साफ दिख रहा था। कार्लोस की नज़र अनजाने में इस जोड़े पर पड़ गई। उनके अंतरंग व्यवहार को देखते हुए उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में एक जटिल भावना चमक उठी। किसी तरह एमिली और एडम की छवियां उसके दिमाग में आ गईं। वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि एमिली और एडम भी इस स्कूल में थे। उन 4 वर्षों के दौरान क्या उनके साथ बिताए दिन भी इस जोड़े के जैसे ही थे? क्या वे परिसर के रास्तों पर साथ साथ टहलेंगे, पुस्तकालय में एक दूसरे के साथ जाएंगे, भोजन कक्ष में भोजन साझा करेंगे तथा पूरे परिसर में अपनी मधुर छाप छोड़ेंगे? इस बारे में सोचते हुए कार्लोस के मन में अकथनीय भावनाएं उमड़ने लगीं। कार्लोस एमिली और एडम के बारे में अधिक से अधिक सोचने लगा। उसकी कड़वाहट बढ़ती गई। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और व्यंग्यात्मक तरीके से जोर से खांसने लगा। शांत परिसर में अचानक तेज खांसी की आवाज आई, जिसने छात्र दंपति का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लिया। लड़की प्यार से लड़के के कंधे पर झुकी हुई थी। शोर सुनकर उत्सुकता से उसने अपना सिर घुमाया। जैसे ही उसकी नज़र कार्लोस के सुंदर चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह मानो जम सी गई, कार्लोस को घूर रही थी, अपने हाथ में रखे खाने को भूल गई। लड़का भी इस हलचल से आकर्षित हुआ। अवचेतन रूप से उसने लड़की की निगाहों का अनुसरण किया और उसका ध्यान एमिली पर गया। एमिली के संतुलित कद और उत्कृष्ट स्वभाव को देखकर सूर्य की रोशनी उस पर पड़ रही थी, जिससे उसमें एक कोमल चमक आ रही थी। लड़का आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में आश्चर्य और अनुमान की चमक थी और वे सोच रहे थे कि क्या इस स्कूल में किसी दृश्य की शूटिंग कर रहे मशहूर हस्तियों का जोड़ा हो सकता है। अन्यथा ऐसे उत्कृष्ट पुरुष और महिला यहाँ कैसे उपस्थित हो सकते हैं, जिनका आकर्षण और रूप सितारों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। एमिली ने कार्लोस की ओर देखा। वह अचानक खराब मूड देखकर हैरान थी। वे कैंपस से बाहर निकले। कार्लोस आज खुद गाड़ी चलाकर आया था। उसने एमिली का अभिवादन किया और पार्किंग की ओर चल दिया। तभी एमिली का फोन अचानक बज उठा। उसने फोन निकाला और देखा कि फादर पाकर लिखा हुआ है। नाम देखते ही एमिली की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में झुंझलाहट की झलक दिखाई दी। बिना कुछ सोचे उसने फोन काट दिया। लेकिन फादर पाकर उससे संपर्क करने के लिए दृढ़ थे। कुछ ही देर में फोन लगातार बजने लगा। एक के बाद एक कॉल आती रही। शांत वातावरण में रिंगटोन की आवाज़ बहुत कर्कश थी। एमिली लगातार आ रही कॉलों से निराश होकर गहरी सांस लेकर फोन का जवाब देने लगी। एमिली, तुरंत घर आओ। फादर पाकर की कठोर आवाज़ तुरंत सुनाई दी। एक अधिकारपूर्ण स्वर जिसमें कोई तर्क नहीं था, मानो एमिली अभी भी वही छोटी लड़की थी जिसे वे अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते थे।
अध्याय 230, अध्याय 225 एमिली पाकर, मुझसे शादी करो। परिवार, मुझे याद नहीं कि मेरा कोई परिवार था। एमिली का स्वर सपाट था, उसमें किसी भी प्रकार की गर्मजोशी नहीं थी, मानो वह स्वयं से पूरी तरह से असंबंधित कोई बात बता रही हो। उसके होठों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान आ गई। वह सोच रही थी कि क्या हेनरी पाकर को यह याद दिलाना जरूरी है कि उसने बहुत पहले ही अपने पिता पुत्री के रिश्ते को तोड़ दिया था। एमिली, मैंने तुम्हारे द्वारा किए गए सभी शर्मनाक कामों के बारे में सुना है। मिस्टर विलियम शादीशुदा हैं, फिर भी तुम उनके साथ अनुचित व्यवहार कर रही हो। क्या तुम पाकर परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो? मत भूलो तुम्हारा उपनाम पाकर है। फोन के दूसरी तरफ हेनरी पाकर की आवाज़ फटकार से भरी थी। वह भी अभी पुलिस स्टेशन से उत्सुकता से भरा हुआ निकला था। वह श्री विलियम के बारे में पूछताछ कर रहा था और जब उसे पता चला कि श्री विलियम विवाहित हैं तो निराशा ज्वार की तरह आ गई। हेनरी पाकर, मेरा उपनाम एमिली पाकर मेरी मां से आया है। यदि आप मेरा अनादर करना जारी रखेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए मुझे दोष न दें। फोन पर उस परिचित किंतु अपरिचित आवाज़ को सुनकर एमिली को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अतीत को याद करते हुए, उन दिनों को जब उसे चोट पहुंचाई गई थी और नजरअंदाज किया गया था, अब वह बेटी नहीं थी जिसे हेनरी पाकर आसानी से चोट पहुंचा सकता था। उसने अपना फोन कसकर पकड़ रखा था, उसका स्वर दृढ़ और दृढ़ था। मुझे फिर फोन मत करना। एमिली के शब्द झुंझलाहट से भरे थे क्योंकि उसकी उंगली फोन रखने वाले बटन पर थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? इसे सोने से पहले लेता हूँ, 60 की उम्र में भी 20 ऊर्जा मिलती है। बिग बॉस पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हेनरी पाकर की गालियां फोन के दूसरे छोर पर फूट पड़ी, मानो उनका गुस्सा फोन को तोड़ देगा। लेकिन कुछ गालियां देने के बाद उसे सोफी पाकर का पुलिस स्टेशन में रोना और मदद की गुहार लगाना और अपना खुद का संकटग्रस्त करियर याद आ गया। कठोर शब्द उसके गले में अटक गए। हेनरी पाकर का स्वर अचानक नरम पड़ गया, यहाँ तक कि कुछ हद तक चापलूसी भरा भी लग रहा था। एमिली, अभी पिताजी का स्वर थोड़ा कठोर था, इसे दिल पर मत लेना। हेनरी पाकर ने माफी मांगने का नाटक किया। उसकी मुस्कुराहट एमिली को विशेष रूप से असत्य प्रतीत हुई, जो लाइन के दूसरे छोर से उसे देख नहीं सकी। मैं गहराई से जानता हूं कि छोटी सोफी ने आपको वर्षों तक बहुत कष्ट दिया है, लेकिन चाहे जो भी हो, वो अब भी तुम्हारी सगी बहन है। खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। पारिवारिक रिश्तों की खातिर क्या आप श्री विलियम से विनम्रता से बात कर सकते हैं और उनसे सोफी के खिलाफ शिकायत वापस लेने के लिए कह सकते हैं? हेनरी पाकर ने गहरी सांस ली, मानो वह सचमुच बहनों के बीच के बंधन को लेकर चिंतित था। क्या आपको बस इतना ही कहना है? एमिली की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, उसकी आवाज़ अभी भी ठंडी थी, मानो वह बर्फ के तहखाने से आ रही हो जिसमें किसी भी प्रकार की गर्मजोशी और भावना नहीं थी। हेनरी पाकर ने यह सोचकर कि यह पर्याप्त नहीं है, अपना गला साफ किया और बेशर्मी से आगे कहा, और हाँ, मिस्टर विलियम के साथ तुम्हारे रिश्ते के बारे में पिताजी इस पर आगे बात नहीं करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपनी पदोन्नति के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हूँ। अगर मैं अभी कुछ महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त कर पाया तो मेरी स्थिति सुरक्षित हो जाएगी। क्या आप श्री विलियम से हमारे देश में कुछ परियोजनाएं जोड़ने के लिए कह सकते हैं? अगर यह काम हो गया तो परिवार तुम्हें जरूर इनाम देगा। बोलते समय वह कमरे में इधर उधर घूम रहा था, उसकी आंखें लालच और तत्परता से भरी हुई थीं, मानो वे परियोजनाएं पहले से ही उसकी मुट्ठी में थीं और उसकी पदोन्नति और धन बस कोने में ही थे। हालांकि एमिली ने हेनरी पाकर को और अधिक बोलने का मौका नहीं दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के फोन काट दिया। कनेक्शन टूटने की तीखी आवाज के साथ ही एमिली की दुनिया अचानक शांत हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। हेनरी पाकर हाथ में फोन लिए बातचीत की मुद्रा में खड़े थे, उनका चेहरा स्तब्ध था, मानो उनके दिमाग ने अभी तक ये नहीं समझा था कि क्या हुआ था। कुछ सेकंड बाद जब उसे पता चला कि कॉल कट गई है तो उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने वास्तव में मुझसे बात बंद करने की हिम्मत की। वह गुस्से में दहाड़ा, उसकी गर्दन की नसें उभर आईं। दांत पीसते हुए उसने जल्दी से एमिली का नंबर फिर से डायल किया। नीरस व्यस्त सिग्नल लाइन में गूंज रहा था, प्रत्येक बीप उसकी दुर्दशा का मजाक उड़ा रही थी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई बार कॉल करने के बाद भी नंबर उपलब्ध नहीं रहा। अंततः उसे एहसास हुआ कि एमिली ने उसे ब्लॉक कर दिया था। उस लड़की को उसने फिर से गाली दी और कमरे में बेचैनी से चहलकदमी करने लगा। वह जानता था कि यदि वह एमिली को अपने साथ नहीं ला सका तो उसकी योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। नहीं, उसे कोई दूसरा रास्ता निकालना था। वह बस बैठकर अपने भाग्य का इंतजार नहीं कर सकता था। एमिली ने चिढ़कर फोन काट दिया, हेनरी पाकर को ब्लॉक कर दिया और उसे ऐसा लगा जैसे उसने उससे जुड़ी सारी अप्रियता दूर कर दी हो। ये सब करने के बाद उसने गहरी सांस ली। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी चिड़चिड़ाहट को शांत करने की कोशिश की, एक आकृति अप्रत्याशित रूप से उसकी दृष्टि में आई। सहज ही एमिली ने ऊपर देखा और उसकी नज़र एडम विलो के थोड़े थके हुए चेहरे से टकरा गई। उसके सामने एडम विलो दुबला पतला था, जिसमें एक दुर्लभ उदासी का आभास था। उसके गाल पीले पड़ गए थे, उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थीं और एमिली को देखते हुए उसकी आंखें अपराध बोध से भरी हुई थीं। एमिली, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इसे सोने से पहले लेट्स हूँ। 60 साल की उम्र में भी 20 डिग्री ऊर्जा मिलती है। मर्दाना शक्ति घट रही है। इससे आप फिर से युवा महसूस करें। अतीत में मैं गलत था। मुझे सोफी पाकर के बहकावे में आकर आपके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। चलो शादी करते हैं, मुझसे विवाह करो। एडम विलो की आवाज़ थोड़ी भारी थी। जब साक्षात्कारकर्ता ने परिणाम घोषित किए तो एडम विलो को ऐसा लगा जैसे उसके आसपास की हर चीज़ ठहर गई हो। उसकी टूटी हुई आशाओं के कारण उसके पैरों की शक्ति अचानक समाप्त हो गई और वे लड़खड़ाने लगे। वह लड़खड़ाते हुए बाहर निकला, उसकी आंखें खाली थीं, वह अपने आसपास की उपहासपूर्ण निगाहों से बेखबर था। यहाँ तक कि जब सोफी पाकर ने उसके पीछे से उसका नाम पुकारा तो एडम विलो ने कोई ध्यान नहीं दिया। उनका दिमाग खाली था, एक कठपुतली की तरह बिना किसी उद्देश्य के साक्षात्कार स्थल से बाहर जा रहे थे।
अज्ञात समय तक भटकने के बाद एडम विलो ने स्वयं को विश्वविद्यालय परिसर में पाया। परिचित रास्ते, इमारतें और खेल के मैदान सब वैसे ही थे जैसे उसे याद थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में अपनी इच्छाशक्ति है जो उसे उन रास्तों पर ले जा रही है जिन पर वह एमिली के साथ चलता था। धूप में फूलों की हल्की सुगंध के साथ आती हल्की हवा के साथ भूली हुई यादें उसके मन में फिर से उभर आईं। उन्होंने याद किया कि वे एमिली के साथ लाइब्रेरी में साथ साथ पढ़ते थे, खिड़कियों से सूरज की रोशनी उन पर पड़ती थी, वे हाथ जोड़े टहलते थे, उनके कंधों पर पंखुड़ियां गिरती थीं। एडम विलो अचानक रुक गया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसकी छाती को कसकर पकड़ लिया हो, एक तीव्र दर्द ने उसे जकड़ लिया। अंततः उसे एहसास हुआ कि तथाकथित सफलता और भविष्य के पीछे भागने में उसने अपना शुद्ध स्वरूप और वह एमिली खो दी थी जो उससे सबसे अधिक प्यार करती थी। इस समय वह गहरे पश्चाताप से भर गया। एक ही विचार से प्रेरित होकर एडम विलो ने एमिली के पास लौटने का निश्चय किया, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उसके दिल में एमिली हमेशा से एक सौम्य और क्षमाशील लड़की रही थी। उसे यकीन था कि अगर वह वापस लौटेगा तो एमिली उसकी सारी गलतियां माफ कर देगी। अंधेरे में रोशनी ढूंढने वाले यात्री की तरह लड़खड़ाते हुए वह जल्दी से वापस लौट आया। जब वह उत्सुकता से वापस लौटा तो उसने तुरंत उस परिचित आकृति को देखा। एडम विलो का दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो वह उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। उसके पैर अनियंत्रित रूप से एमिली की ओर बढ़ रहे थे। एमिली से कुछ कदम दूर रुककर एडम विलो ने ये शब्द कहे,